हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सीरीज की इस आखिरी वीडियो में। और बच्चों, आज के सेशन ना बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि अब तक आपने जो कुछ भी चैप्टर्स में पढ़े हैं वो सब के सब आज इस वीडियो को देखने बाद आने वाले हैं आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। पूरे के पूरे चैप्टर में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब के सब आज आपकी मुट्ठी में होंगे, क्योंकि हम जाने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पूरे चैप्टर में हैं। वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेंगे, और इसके बाद जब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेते हैं तो फिर भूल जाइए कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं से कुछ भी सोचना है, क्योंकि हम हर एक इम्पॉर्टेंट बात को इसमें शामिल कर रहे हैं। आज की क्लास में हम हर वो इम्पॉर्टेंट बात को रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और फिर सोचना है क्या कि ऑब्जेक्टिव हमारे इससे कहीं बाहर जाने वाला है। तो आर यू रेडी? तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने लायक कुछ महत्वपूर्ण बातें अबाउट द ऑथर, जो ऑथर के बारे में होंगे, जो लेखक के बारे में होंगे, एंड द एसे, और जो एसे के बारे में होगा। ये जो एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके बारे में भी, और महात्मा गांधी के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अबाउट ऑथर से, महात्मा गांधी के बारे में। इनके नाम कौन कौन से जानते हैं आप? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, बापू, राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता को ही इंग्लिश में कहेंगे फादर ऑफ नेशन। आगे देखिए, जन्म इनका हुआ था 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में, और इनकी मृत्यु हुई थी डायड ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि एसेसिनेटेड, इनको हत्या कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। एसेसिनेट मतलब होता है हत्या कर देना। एसेसिनेटेड एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक, और एक फेनेटिक के हाथों, एक उन्मादी के हाथों इनकी हत्या कर दी गई थी। ध्यान रखेंगे, एसेसिनेटेड एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेटिक, फेनेटिक मतलब होता है उन्मादी। और इनकी समाधि स्थल, मृत्यु के बाद इनको जहाँ पर रखा गया वो जगह है राजघाट। समाधि स्थल इनका है राजघाट। जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, और इनकी समाधि स्थल है राजघाट। देखिए, इनके फादर का नाम है करमचंद गांधी और मदर का नाम है पुतलीबाई गांधी। आगे देखें, इनकी शादी कर दी गई थी, मैरिड एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में मात्र इनकी शादी कर दी गई थी। और मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के बिल्कुल शुरुआत में ही कि जब इनकी शादी की गई थी तो उम्र इनकी 13 वर्ष थी, और इनकी पत्नी की उम्र, जिनका नाम वाइफ कस्तूरबा गांधी, उनकी उम्र 14 वर्ष थी, यानी कि इनकी पत्नी उम्र में इनसे 1 साल बड़ी थी। आगे, खैर शादी के बाद भी ये पढ़ाई इन्होंने रोका नहीं, और पढ़ाई करने के लिए, ये लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई इन्होंने इंडिया में ही की, ग्रेजुएशन इन्होंने इलाहाबाद से किया था, और इसके बाद ये कानून की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये लंदन चले गए। और लंदन से जब लॉ की पढ़ाई करके वे वापस लौटे तो फिर जो उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी तो उस कानून की प्रैक्टिस करने के लिए वे साउथ अफ्रीका गए। वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ। कानून की प्रैक्टिस करने के लिए, लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वे साउथ अफ्रीका चले गए। एंड नेक्स्ट रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर 21 ईयर्स इन 1914, और साउथ अफ्रीका से वे रिटर्न हुए 21 ईयर्स के बाद, 21 साल के बाद 1914 ईस्वी में। और इसके बाद डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, डोमिनेट मतलब होता है हावी रहना, प्रभावी रहना, छाए रहना। तो डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर वे छाए रहे, उनका प्रभाव बना रहा। कब से कब तक? फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी वो तब तक भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से छाए रहे। और देखिए, 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसको कहते हैं चंपारण सत्याग्रह।
लेड चंपारण सत्याग्रह इन 1917 और 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उनके लिए सभी आंदोलन के जो चीफ वेपन्स थे, देखिए यहाँ पर इसको आप वीपन नहीं पढ़ेंगे, WEAPONS, इसको वीपन्स नहीं बल्कि वेपन्स, चीफ वेपन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि इनके मुख्य हथियार, चीफ वेपन्स मतलब है मुख्य हथियार, इनके मुख्य हथियार कौन कौन से थे? सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आगे देखिए, स्पिरिचुअल लीडर ग्रेटर देन अ पॉलिटिशियन, ये स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और ये एक पॉलिटिशियन भी है, दैट मीन्स कि एक आध्यात्मिक नेता भी हैं। स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता और पॉलिटिशियन मतलब हुआ राजनीतिज्ञ, राजनीतिक नेता। तो ये स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और ये एक पॉलिटिशियन भी है, लेकिन पॉलिटिशियन की तुलना में इनको स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा समझा जाता है। ये मतलब ये स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, इनको स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर ज़्यादा देखा जाता है इन कंपैरिजन विद पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन के बजाय इनको एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर मुख्य रूप से देखा जाता है। और आगे बढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा, इनकी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नाम है। एडिटर ऑफ यंग इंडिया, यंग इंडिया जो कि एक वीकली जर्नल था, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, उसकी ये एडिटर रह चुके हैं। उसके लिए उन्होंने ढेरों सारे आर्टिकल्स लिखे थे और उनके आर्टिकल्स को पढ़ने से पता चलता है कि वे एक ओरिजिनल थिंकर थे, वे एक सच्चे विचारक थे एंड मास्टर ऑफ चेस्ट, दैट मीन्स पवित्रता के वे स्वामी थे, मास्टर ऑफ चेस्ट थे। और अब आइए शुरू करते हैं अबाउट द एसे, जो हमने एसे पढ़ा है, जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, अब उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन ग्रेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशन, कि भारतीय सभ्यता दुनिया की दूसरी किसी भी सभ्यता से अधिक ग्रेट है, अधिक महान है, क्योंकि दुनिया की सारी सभ्यताएँ तो, प्राचीन सभ्यताएँ नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जीवित हैं, भारत की प्राचीन सभ्यता आज भी जीवित हैं। और इस कारण से गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशन, कि भारतीय सभ्यता दुनिया की किसी भी सभ्यता से अधिक महान है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न, अब यूरोप के लोग जो पढ़ते हैं, किनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो वे राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीक या रोम, वो ग्रीक या रोम जो अब अपनी प्राचीन शान और शौकत को खो चुका है, जिसकी प्राचीन सभ्यता समाप्त हो चुकी है, वहाँ के लोगों की जो रचनाएं हैं, जो उनकी राइटिंग्स है, उन राइटिंग्स को आज यूरोप के लोग पढ़ते हैं। शुरुआत में ये था ये बात कि यूरोप के लोग आज रोम और ग्रीक की लोगों ने जो रचनाएं की हैं उनको पढ़ते हैं और उनसे सीखने के क्रम में वो ये कल्पना करते हैं कि ग्रीक और रोम के लोगों ने जो मिस्टेक्स किए थे, जो गलतियां की थी, वो उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर जाएंगे, वे उन गलतियों से बच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज़ ग्लोरी, भारत की शान, भारत की शान क्या है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया रिमेन्स, रिमेन मतलब होता है रह जाना, इमूवेबल मतलब होता है अचल या अटल। देखिए, किसी भी वर्ड के आगे में अगर इम को प्रीफिक्स कर दिया जाए, इम को जोड़ दिया जाए, तो ये मीनिंग को जस्ट नेगेटिव बना देता है। तो इमूवेबल, मूवेबल मतलब होगा गतिशील, और इमूवेबल इसका मतलब होगा जो गतिशील नहीं है, दैट मीन्स जो अचल है, जो अटल है। तो भारत की ग्लोरी क्या है, भारत की शान क्या है? भारत की शान यही है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, दुनिया की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है। इंडिया आज भी इमूवेबल है, अचल है, अटल है अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ, और यही इंडिया की ग्लोरी है। नेक्स्ट है चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ आरोप हैं। क्या क्या आरोप है कि अनसिविलाइज्ड है, भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं और स्टोलिड है। अनसिविलाइज्ड असभ्य, इग्नोरेंट मूर्ख और स्टोलिड मोटी बुद्धि के। भारत के खिलाफ क्या आरोप है कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, मूर्ख हैं और स्टोलिड है, मोटी बुद्धि के। और ये जो तीनों आरोप है ना, ये चार्ज, ये आरोप अगेंस्ट आवर मेरिट, ये वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ है, ये हमारी योग्यता के खिलाफ है। और आगे अब सिविलाइजेशन का एक डेफिनेशन आ रहा है, आप इन डेफिनेशन को बिल्कुल ही हमेशा याद रखिए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता व्यवहार का वो तरीका है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का वो तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो मनुष्य को बताता है द
पथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की राह। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। बिल्कुल इसको इसी तरह से फास्ट, थोड़ा फास्ट जब पढ़ेंगे, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ेंगे तो ये याद रह जाएगा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। इस तरीके से आप इसको फास्ट थोड़ा पढ़िए। आगे देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी। अब देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब है काम, जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन काम को, उस कर्तव्य को परफॉर्म करना, प्रस्तुति करना। एंड ऑब्जर्वेंस, अवलोकन ऑफ मोरलिटी, नैतिकता का अवलोकन करना। तो ये कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, ये दोनों ही कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के साथ कन्वर्टिबल टर्म कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी। दैट मीन्स कि काम को करने के साथ साथ हम उसमें नैतिकता को ढूंढते चलें, या फिर पहले हम नैतिकता के बारे में ही सोच लें और बाद में हम काम को करें। ये दोनों ही बदलने योग्य टर्म है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी। अब ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी का वास्तविक अर्थ क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी तो समझ में आ जाता है कि काम को करना, लेकिन ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी क्या है? तो ये है टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, कि हमारे मन पर, माइंड्स पर, मन पर, एंड आवर पैशंस, और हमारी इच्छाओं पर, मन की इच्छाओं पर मास्टरी प्राप्त कर लेना, नियंत्रण प्राप्त कर लेना, स्वामित्व प्राप्त कर लेना। ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी का क्या मतलब है? टू अटेन मास्टरी, नियंत्रण पा लेना, ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, हमारे मन और हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का गुजराती इक्विवेलेंट क्या है? तो इसका सीधा सा जवाब है गुड कंडक्ट। और आगे अब इस बात को समझिए, बहुत ही तगड़ी बात बता गए हैं गांधी जी यहाँ पर कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। माइंड ये एक रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स, ये जितना ज़्यादा इसको मिलता जाएगा, ये इच्छाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। जितना इसको मिलेगा इच्छा उतनी ही बढ़ेगी। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही ज़्यादा हम अपने इच्छाओं में लिप्त होते चलते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागते चलते हैं, इंडल्ज करते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वे इच्छाएं उतनी ही ज़्यादा अनब्रिडल्ड हो जाती हैं, वे उतनी ही ज़्यादा अनियंत्रित हो जाती हैं। दैट मीन्स कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। कैसे? द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। दैट मीन्स कि इच्छाओं को पूरा करने के पीछे हम जितना भागेंगे, मन की इच्छा को जितना पूरा करेंगे, मन उतना ही लंबा होता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एंड द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, और जितना ही ज़्यादा हम अपनी इच्छाओं में लिप्त होते चलते हैं, इंडल्ज करते जाते हैं, वे इच्छाएँ उतनी ही ज़्यादा अनब्रिडल्ड हो जाती हैं और नियंत्रित हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे की बात है, देखिए गांधी जी कह रहे हैं हैप्पीनेस लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि हैप्पीनेस क्या है? ये लार्जली, मुख्य तौर पर, मुख्य रूप से ये एक मानसिक स्थिति है। ये सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें किस चीज़ से रोक दिया? तो लग्जरीज एंड प्लेजर्स से। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम विच? फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। नेक्स्ट प्लो कॉटेज इंडिजिनस एजुकेशन। इंडिजिनस एजुकेशन मतलब होता है नेटिव एजुकेशन। इंडिजिनस का मतलब होगा नेटिव, स्वदेशी। इंडिजिनस एजुकेशन, स्वदेशी शिक्षा। प्लो हल, कॉटेज झोपड़ी, एंड इंडिजिनस एजुकेशन मतलब स्वदेशी शिक्षा, सेम एज बिफोर, वैसी ही है। हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वैसी ही आज भी है जैसा पहले हुआ करती थी? ये गांधी जी के समय की बात हो रही है, आज नहीं। हालांकि आज तो वो चीज़ें संभवतः देखने को नहीं मिलती है। कहीं पर किसी किसी के घर में अगर रखा हुआ हो कबाड़ में तो शायद मिल सकता है। प्लो हल, पुराने हल, जो बैल खींचते थे वो हल, शायद ही कहीं पर देखने को मिले। कॉटेज झोपड़ी, हालांकि अभी आप गरीब बस्तियों में जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको देखने के मिल सकते हैं। एंड इंडिजिनस एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम, ये तो अब हमारी शिक्षा प्रणाली तो जो गुरुकुल प्रणाली थी वो तो पूरी तरह से लगभग समाप्ति हो गई है, कहीं कहीं पर थोड़ी बची हुई है। तो ये तब की बात गांधी जी कह रहे हैं जब उनका वक्त था। प्लो कॉटेज एंड इंडिजिनस एजुकेशन सेम एज बिफोर। हल
हमारे पास झोपड़ी और हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा जो इंडिजिनस एजुकेशन, स्वदेशी शिक्षा, ये वैसी ही हैं जैसी आज से हज़ारों साल पहले हुआ करती थी। ये गांधी जी के समय की बात है। नेक्स्ट, आवर एंसेस्टर्स, मशीनरी। अब देखिए, मशीनरी के पहले जो एरो मार्क हैं उस पर आगे कट का सिंबल है। दैट मीन्स कि हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने मशीनों का आविष्कार किया तो हम उन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे। कैसे? जैसे आज सबके सब मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं, खाना पीना हो ना हो पबजी, फ्री फायर चलते रहना चाहिए। मतलब सब छोड़ के, पढ़ाई, खाना पीना सब छोड़ के पड़े रहते हैं गेम खेलने में। आखिर गुलाम ही तो बनते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है लूज मोरल फाइबर, और हम अपना नैतिक पतन कर रहे हैं, हम अपना चरित्र खो रहे हैं। भाई कैसे? कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, कोई ऐसा ना कि जाकर उठाए, बल्कि वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये इसके परिवार वाले तक पहुँच जाए। अरे भाई तू का घंटा बजा रहा है वहाँ, अरे जाके पकड़ उसको, उठा, जाके हॉस्पिटल पहुंचा। ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए था, लेकिन वो तो लगे पड़े हैं वीडियो बनाने में। भाइयों इस वीडियो को शेयर करो, इतना फैलाओ। क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? हम अपना नैतिक पतन कर रहे हैं, हम अपना मोरल फाइबर खोते चले जा रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हमने मशीनों का आविष्कार किया तो हम उन मशीनों के गुलाम बनकर रह जाएंगे, और हम अपना मोरल फाइबर, हम अपना नैतिक पतन कर देंगे। मोरल फाइबर मतलब होता है कैरेक्टर, तो हम अपना कैरेक्टर लूज़ कर देंगे, खो देंगे। अब देखिए आगे की बात है, आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी। ये हमारी वास्तविक खुशी किस में है? तो प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। गांधी जी ने कहा था कि हमें वही काम कराना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वास्तविक खुशी है वो हाथों और पैरों के सही इस्तेमाल में ही है। तो आवर रियल हैप्पीनेस कंसिस्ट इन प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। नेक्स्ट है कि गांधी जी बड़े बड़े शहरों को, गांधी जी ने बताया है कि हमारे पूर्वज बड़े बड़े शहरों को, लार्ज सिटीज़ को वो कैसे देखते थे, किस नज़रिए से देखते थे? तो हमारे पूर्वज लार्ज सिटीज़ को एज अ स्नेर देखते थे, एक जाल के तौर पर। स्नेर मतलब होता है जाल या फंदा। एक जाल के तौर पर, एक फंदे के तौर पर, और यूजलेस इनकम्बरेंस, एक बेकार से बोझ के तौर पर। गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, चोरों और लुटेरों के गिरोह के तौर पर, कि वहाँ पर लोग, वहाँ पर चोरों और लुटेरों का गिरोह होगा, गैंग्स होंगे। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति के तौर पर। वाइस फ्लोरिशिंग, अब देखिए वाइस मीन्स होता है बुराई या पाप, एंड फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना। तो फलती फूलती सी बुराई के तौर पर। द रिच वुड रॉब द पीपल, और कि बड़े बड़े शहरों में अमीर लोग गरीब लोगों को ठगेंगे, इस तौर पर वो देखते थे। सबसे पहला क्या है? स्नेर, जाल के तौर पर। यूजलेस इनकम्बरेंस, बेकार बोझ के तौर पर। गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कि शहरों में देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, कि वहाँ पर चोरों और लुटेरों के गैंग्स होंगे। प्रोस्टिट्यूशन होगा वहाँ पर। वाइस फ्लोरिशिंग, और फलती फूलती बुराई होगी। और क्या? सबसे आखिरी बात कि अमीर लोग गरीब लोगों को ठगेंगे, लूटेंगे। ये विचार थे हमारे पूर्वजों के, और इस कारण से दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, और इसी कारण से वो छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। किस कारण से वो छोटे गांवों से संतुष्ट थे? तो कारण सब के सब आपके सामने है। लार्ज सिटीज़ के बारे में उनके क्या विचार थे, और ज़रा आप रिलेट करके भी देखिए, क्योंकि देखिए लिटरेचर्स जो होते हैं ये हमारे रियल लाइफ में हमें इसको रिलेट करना सिखाते हैं। तो लिटरेचर को आप अपने रियल लाइफ से जोड़ कर देखिए, और देखिए कि क्या सीख दे सकते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी ऐसे पढ़ रहे हैं, हम कोई कहानी पढ़ेंगे, कुछ पोएम्स पढ़ेंगे, वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जीवन के लिए हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो आप इन बातों को एक बार रिलेट करके देखिए, क्या आज के समाज में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्यों वे छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बड़ी ही शानदार सी बात है यहाँ पर। किंग्स एंड देयर सोर्ड्स, किंग्स एंड देयर सोर्ड्स इन्फेरियर। इन्फेरियर मतलब होता है तुच्छ या निम्न स्तर का। सोर्ड ऑफ एथिक्स, अब देखिए यहाँ पर सोर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था
तलवार। वैसे तलवार मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर हम इसका ताकत के तौर पर भी मीनिंग यूज कर सकते हैं कि किंग्स एंड देयर सोर्ड्स, राजा और उनकी ताकतें इन्फेरियर थी। किसकी ताकत के आगे? सोर्ड ऑफ एथिक्स, नीति की ताकत के आगे। या आप अगर तलवार ही मीनिंग रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एथिक्स, सोर्ड ऑफ एथिक्स, नीति की तलवार के आगे राजा और उनकी तलवारें इन्फेरियर थी, तुच्छ थी। आप देख सकते हैं कि सोर्ड ऑफ एथिक्स ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर है। दैट मीन्स कि सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राजा और उनकी ताकतों को सोर्ड ऑफ एथिक्स की तुलना में निम्न स्तर का माना गया है। नेक्स्ट है सोवेरिन ऑफ द अर्थ। सोवेरिन मतलब होते हैं शासक। दैट मीन्स कि जो शासन का कार्यभार करते हैं तो वो भी राजा ही है। और ऋषिज एंड फकीस, तो सोवेरिन्स ऑफ द अर्थ जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनको ऋषि महात्माओं की तुलना में भी उनको इन्फीरियर ही समझा गया। दैट मीन्स कि ऋषियों को, फकीरों को सुपीरियर समझा गया और सोवेरिन ऑफ द अर्थ इनको इन्फीरियर समझा गया। और हमने इसका जिक्र किया था, गांधी जी ने जब बात की है कि उन्होंने धरती के शासकों को ऋषि महात्माओं की तुलना में निम्न स्तर का समझा। और ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो, जहाँ पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो दूसरों से कुछ सीखने की बजाय दूसरों को कुछ सिखाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। दूसरों से कुछ सीखने की बजाय दूसरों को कुछ सिखाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस देश में और क्या क्या थे। कोर्ट थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे, बट ऑल दे वर विद इन बाउंड। लेकिन वे सब के सब सीमाओं में रहते थे। सबको पता था, अपनी बाउंड्री पता था, सबको अपनी सीमा पता था। तो कोर्ट, लॉयर, डॉक्टर वे सब के सब अपनी सीमाओं में रहते थे। नो टॉट्स टू ल्योर पीपल, और कोई भी टॉट्स नहीं थे। टॉट्स मीन्स दलाल। नो टॉट्स टू ल्योर, ल्योर मतलब होता है टू अट्रैक्ट। तो कोई भी दलाल नहीं हुआ करते थे जो लोगों को कोर्ट कचहरी के मामले में घसीटे, उनको फंसाए। अब आगे देखिए टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति। तो टेंडेंसी क्या है, प्रवृत्ति क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे पहले टू एलिवेट मॉरलिटी, नैतिकता को एलिवेट करना, बढ़ावा देना। एलिवेट मतलब बढ़ावा देना। टू एलिवेट मॉरलिटी, मॉरलिटी नैतिकता। तो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है? टू एलिवेट मॉरलिटी, नैतिकता को बढ़ावा देना। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है? टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, और नैतिकता को बढ़ावा देना। प्रोपेगेट प्रचार प्रसार करना, तो इमोरलिटी को प्रचार प्रसार करना। एंड नेक्स्ट टू प्रिविलेज मटीरियलिटी, दैट मीन्स कि मटीरियलिटी मतलब हुआ भौतिकता, और प्रिविलेज मतलब होता है प्रोत्साहन देना। तो भौतिकता को प्रोत्साहन देना, कहने का मतलब ये है कुछ सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करना, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन के जस्ट अपोजिट है, वो कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन में कहा गया है कि लोग सुख सुविधा के साधनों को इकट्ठा करके खुशियाँ प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम अपने मन को ही संयमित कर लें जिससे हमें खुशियाँ मिलेगी। क्योंकि हैप्पीनेस इज़ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। खुशियाँ ये वास्तव में ये बड़े स्तर पर सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। तो टेंडेंसी हमने देख लिया कि इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी है टू एलिवेट मॉरलिटी, नैतिकता को बढ़ावा देना। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की क्या टेंडेंसी है? टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, और नैतिकता को प्रचार प्रसार करना। और टू प्रिविलेज मटीरियलिटी, और भौतिकता को बढ़ावा देना, भौतिकता को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन ये बिलीफ इन गॉड। इंडियन सिविलाइजेशन ये बिलीफ इन गॉड, दैट मीन्स कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, ये ईश्वर में आस्था पर आधारित है। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये गॉडलेस है, ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखती है। वी मस्ट सन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्ट, और हमें हर कीमत पर, वी मस्ट सन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें हर कीमत पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का रोकना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज, क्वेश्चन जब पूछा गया तो व्हाट इज़ दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? तो अब वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जवाब क्या है? वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये भौतिक वस्तुओं की पूजा है। मटेरियल भौतिक वस्तुओं की पूजा है।
वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, हमारे अंदर जो शैतान बैठा हुआ है ना, उस शैतान की पूजा है ये। ब्रूट हमारे अंदर जो है उसकी पूजा है। अनएडल्ट्रेटेड मैटेरियलिज्म, अनएडल्ट्रेटेड मतलब होता है बिना किसी मिलावट की, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, पूरी तरह से शुद्ध, और ये शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ मैटेरियलिज्म है, ये भौतिकता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक, प्रमुख गुण, मुख्य गुण क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रमुख गुण क्या है? डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, प्रमुख गुण। सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रमुख गुण क्या है? इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छाओं की अनंत वृद्धि। इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, अनंत वृद्धि, जितना मन को लंबा करना है करो, और फिर मन जो जो कहता है उसको पूरा करो। यह है मॉडर्न सिविलाइजेशन का गुण, प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक गुण। और वहीं पर देखिए एंशिएंट और इंडियन सिविलाइजेशन, ध्यान रखिए, एंशिएंट सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन दोनों एक को ही कहेंगे, क्योंकि एंशिएंट सिविलाइजेशन अब तो कोई रही नहीं, प्राचीन कोई भी सभ्यता अब बची नहीं। अब अगर कोई प्राचीन सभ्यता बची हुई है तो वो एक ही है, इंडियन सिविलाइजेशन। तो जब कभी बात एंशिएंट सिविलाइजेशन की हो तो आप ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में, सिर्फ ही इस चैप्टर में, अदरवाइज इसके अलावा और कहीं नहीं। इस चैप्टर में अगर बात हो एंशिएंट सिविलाइजेशन की तो आप समझेंगे इंडियन सिविलाइजेशन। एंशिएंट और इंडियन सिविलाइजेशन, इसके प्रमुख गुण क्या हैं? डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन द वांट्स, इच्छाओं पर एक आवश्यक, इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन, एक आवश्यक प्रतिबंध, एक नियंत्रण। अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ द वांट्स, और इन इच्छाओं पर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग और एक कठोर नियंत्रण, सख्त नियंत्रण। इच्छाओं पर एक सख्त नियंत्रण और इच्छाओं पर एक आवश्यक प्रतिबंध, ये प्रमुख गुण हैं इंडियन सिविलाइजेशन का, या यूं कह लें आप एंशिएंट सिविलाइजेशन का। देखिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सम रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों के कुछ, सम रिजल्ट्स, कुछ परिणाम, ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों के कुछ परिणाम। टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, इतने पागल कर देने वाले हैं कि हम उन आविष्कारों को अपनाने से खुद को रोक ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पॉसिबल ही नहीं है कि मोबाइल फ़ोन के बिना, जिसको आदत लग गई है वो मोबाइल फ़ोन के बिना रह ले। लेकिन यहाँ पर एक बात है, विक्ट्री ऑफ मैन, मनुष्य की जीत, लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, उस रुकावट में ही, उस अवरोध में ही निहित है, छिपी हुई है, निर्भर करती है। कि मॉडर्न इन्वेंशंस के कुछ रिजल्ट्स तो इतने पागल कर देने वाले हैं कि हम उन आविष्कारों को अपनाने से खुद को रोक ही नहीं सकते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ में अगर मनुष्य की जीत है तो उन आविष्कारों को अपनाने से रोकने में ही कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रोक सकें खुद को उन आविष्कारों को अपनाने से। नेक्स्ट है डिस्कवरी बाय हिंदुज़्म। देखिए यहीं पर गांधी जी ने बात किया था कि वी हैव नो आइज़, मतलब हमारे पास आंखें नहीं हैं, फॉर दोज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, उन महान और शानदार आविष्कारों को देखने के लिए। गांधी जी ने यहाँ पर कहा था कि हम आंख रहते हुए अंधे बन रहे हैं, आंख जानबूझकर हमने बंद कर लिया है किन चीज़ों को देखने से? तो हिंदुज़्म ने जो आविष्कार किए हैं उन आविष्कारों को देखने से। हिंदुज़्म ने किस किस क्षेत्र में आविष्कार किए? रिलीजियन के क्षेत्र में, ऑफ रिलीजियन, ऑफ द स्पिरिट एंड ऑफ द सॉल। इन तीन क्षेत्रों में, ऑफ रिलीजियन, ऑफ द स्पिरिट एंड ऑफ द सॉल, इन तीन क्षेत्रों में हिंदुज़्म ने डिस्कवरी की है और बहुत ही ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज हैं। स्पेशल मिशन ऑफ इंडिया, अब देखिए स्पेशल मिशन ऑफ इंडिया क्या है? भारत का स्पेशल मिशन, खास मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है? रेजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, रेजिस्टिंग मतलब रोकना, द ऑनरस प्रवाह ऑफ मटेरियलिज्म, भौतिकता के प्रवाह को, मटेरियलिज्म के प्रवाह को रोकना, यही स्पेशल मिशन है इंडिया का। आगे देखिए हिंदुज़्म, विटनेस ऑफ फॉल ऑफ, एरो मार्क के नीचे देखेंगे आप, विटनेस ऑफ फॉल ऑफ। विटनेस मतलब होता है गवाह, ऑफ फॉल ऑफ, फॉल मीन्स होगा गिरना या पतन,
किसके किसके पतन का गवाह रहा है हिंदुज्म? किसके किसके पतन का, कौन कौन सी सभ्यता के पतन का, कौन कौन सी सभ्यता के नष्ट हो जाने का विटनेस रहा है, गवाह रहा है हिंदुज्म? बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, सबसे पहला बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, सीरियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, बेबीलोन की सभ्यता, सीरियन, सीरिया की सभ्यता, पर्शियन, पर्शियन होगा फारसी सभ्यता, इजिप्शियन ये मिस्र की सभ्यता। तो इन सभ्यताओं के पतन का गवाह रहा है हिंदुज्म, यानी कि हिंदुज्म की जो सभ्यता थी इसके सामने ये सारी की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारत हिंदुज्म की सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, ये आज भी जीवित है। आगे देखते हैं। इटली ऑफ जिब्बन, इटली ऑफ जिब्बन, रोम इक्वल्स टू इटली, दैट मीन्स कि रोम और इटली ये दोनों एक ही है। एटिक सिविलाइजेशन, ये कहाँ से रिलेटेड है? ग्रीस से रिलेटेड है। एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस से रिलेटेड है। एंशिएंट इंडिया इज स्टिल लिविंग, प्राचीन भारत आज तक जीवित है। नेक्स्ट देखिए, द एंड विच हिंदुज्म सेट बिफोर इट, हिंदुज्म ने जो एंड, जो उद्देश्य, एंड का मतलब सिर्फ अंत ही नहीं बल्कि इसका मीनिंग, एक मीनिंग उद्देश्य भी होता है। द एंड विच हिंदुज्म सेट बिफोर इट, हिंदुज्म ने अपने आगे जो एंड, जो उद्देश्य सेट किए वो क्या था? डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल लाइन्स, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। भौतिकता की लकीरों के सहारे आगे बढ़ना ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या है? डेवलपमेंट अलॉन्ग स्पिरिचुअल लाइन, दैट मीन्स कि आध्यात्मिकता की लकीरों के सहारे आगे बढ़ना, यही उद्देश्य रहा हिंदुज्म का। नेक्स्ट देखिए, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड अपॉन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज डिपेंड करता है किस पर? मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा स्वराज ये इच्छाओं को रोकने पर, रेजिस्टिंग आवर वांट्स, हमारी इच्छाओं को रोकने पर आधारित है, निर्भर करता है, न कि मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, न कि इच्छाओं को बढ़ाने में। अब मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, इसके लिए अगर हम एक शब्द देखें तो वो है सेल्फ इंडल्जेंस, एंड रेस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स, इसके लिए एक शब्द अगर हम देख लें तो वो है सेल्फ डिनायल। दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, इच्छाओं को वृद्धि करना, सेल्फ इंडल्जेंस, स्वयं को उन इच्छाओं में लिप्त कर देना, एंड रेस्ट्रिक्टिंग आवर वांट्स, और हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करना, इसका मतलब है सेल्फ डिनायल, खुद को रोक देना, खुद पर नियंत्रण पा लेना। और आगे देखिए है इंडियंस। अब इंडियंस के लिए गांधी जी ने क्या सलाह दिया है? गुडनेस इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, अगर पश्चिमी सभ्यता में कोई गुडनेस है, कोई अच्छाई है, तो इंडियंस को उन्हें एडॉप्ट करना चाहिए, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और एसिमिलेट, शामिल कर लेना चाहिए। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बहुत अच्छी सीख दे गए हैं यहाँ पर गांधी जी कि अगर पश्चिमी सभ्यता में, हालांकि पश्चिमी सभ्यता इंडियंस के लिए सही नहीं है, लेकिन अगर पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छाई दिखे, अगर कुछ अच्छाई है तो बिल्कुल हम इंडियंस को उनको एडॉप्ट करना चाहिए एंड एसिमिलेट करना चाहिए। एंड द सेकंड, यूरोपियंस एविल्स इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कुछ एविल्स हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ खामियां हैं, तो यूरोपियंस को, यूरोपीय लोगों को विल हैव टू पार्ट, उनसे अलग होना पड़ेगा, उन गलतियों से अलग होना पड़ेगा, उन बुराइयों से, उन खामियों से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हैं, उनसे यूरोपीय लोगों को पार्ट करना होगा, अलग होना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, इंसिसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंसिसेंट सर्च फॉर विच? फॉर मटेरियल कंफर्ट्स। यूरोपीय लोग जो मटेरियल कंफर्ट्स के, भौतिक आराम के, जो वो इंसिसेंट सर्च है उनके, जो उनकी अनवरत खोज है भौतिक आराम के लिए, जो उनके इंसिसेंट सर्च है, मटेरियल कंफर्ट, इंसिसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिक आराम, सुख के लिए अनवरत खोज, जिसके वो स्लेव्स, गुलाम बनते चले जा रहे हैं। अगर यूरोपीय लोग उस भौतिक आराम के बोझ तले दबकर नष्ट नहीं होना चाहते हैं, देन द यूरोपियंस विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, तो यूरोपीय लोगों को उनके दृष्टिकोण को, उनके आउटलुक को रीमॉडल करना होगा, फिर से बनाना होगा, बदलना होगा।
और आगे हैं, फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, इंडिया के लिए गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना इज़ टू कोट सर्टेन डेथ, निश्चित रूप से मौत को आमंत्रण देना है, निश्चित रूप से मौत को गले लगाना है। देखिए गोल्डन फ्लीस क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के वक्त बताया था कि कोई ऐसी चीज़ जिसे पाना बहुत ही कठिन हो। अब भौतिक सुख सुविधा के साधनों से हम खुशियाँ प्राप्त कर लें, यह असंभव है। हम इच्छाओं को कभी भी संतुष्ट कर नहीं सकते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन कह रहे हैं ना, हम तो इच्छाओं को ही संतुष्ट करेंगे, भैया तू कर ले, कभी खुश ना रह पाएगा। नेक्स्ट, और यही बात कह रहे हैं गांधी जी, फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ, कि अगर भारत गोल्डन फ्लीस के पीछे भागता है तो ये निश्चित रूप से मौत को गले लगाना होगा। नेक्स्ट है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग सादा जीवन, हाई थिंकिंग उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, ये क्या है, मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी दार्शनिक का ये एक मोटो है, एक आदर्श वाक्य है। प्लेन लिविंग, जीवन हमारा सादा हो लेकिन हमारे विचार उच्च हो, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये किसी वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा था। अगली बात देखिए, बहुत ही शानदार है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, अगर हम इच्छाओं को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो इससे क्या क्या हो सकता है, ये इंक्रीजेस बढ़ाता है, एंड प्रमोट्स और प्रचार प्रसार करता है किन चीज़ों को, कंटेंटमेंट को, संतुष्टि को, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशी, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस और सेवा की क्षमता, कैपेसिटी क्षमता फॉर सर्विस सेवा के लिए। दैट मीन्स कि अगर हम इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इट इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, कि ये कंटेंटमेंट संतुष्टि को, जिसको सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, सेटिस्फैक्शन, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशी, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है। आगे देखिए, बहुत ही अच्छी बात, फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट्स, भौतिक तालमेल एंड कंफर्ट्स सुख, फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट्स कुछ हद तक, एक लिमिट तक, ये एक लिमिट है, इस लिमिट तक, कुछ लिमिट तक ये आवश्यक भी है। भौतिक सुख कुछ लिमिट तक, एक लिमिट तक ये ठीक है, और जब तक ये विद इन द लिमिट है, जब तक ये लिमिट के अंदर है, तब तक ये हमारे लिए एक हेल्प है, एक मददगार है। लेकिन जैसे ही ये लिमिट को क्रॉस करेगा, जैसे ही ये लिमिट को क्रॉस करेगा, तो लिमिट को क्रॉस करने पर ये हमारे लिए हिंड्रेंस हो जाता है, हमारे लिए रुकावट बनने लगता है, हेल्प के बजाय ये हमारे लिए रुकावट बनने लगता है। जब तक फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट ये जब तक विद इन बाउंड है, जब तक एक लिमिट में है, तब तक ये हमारे लिए हेल्प है। कुछ हद तक, कुछ लिमिट में, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट्स, कुछ हद तक फिजिकल हार्मनी और कंफर्ट ये आवश्यक है, नेसेसरी है। लेकिन जब ये लिमिट को क्रॉस करने लगे तब ये हमारे लिए हिंड्रेंस हो जाता है, रुकावट बन जाता है। और सबसे आखिरी बात देखिए, बहुत ही शानदार, अ मैंस ऑल एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, एक मनुष्य की, व्यक्ति की जो सारी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए, वो कहाँ पर होनी चाहिए, तो एक व्यक्ति की सारी ऊर्जाएं, ऑल एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, इकट्ठी होनी चाहिए, कहाँ पर, जवाब बिल्कुल आपके सामने है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा पर। एक व्यक्ति की सारी ऊर्जाएं कहाँ पर केंद्रित हो, तो ये मानवता की सेवा पर। और इसी के साथ जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये वाला सेक्शन समाप्त हो रहा है। अब जितना मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए भाई, एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटेगा अगर आपने इसको कम्प्लीटली देख लिया। अगर ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में रही तो एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटने वाला है। और वैसे भी जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया था एक्सप्लेन करने का, और अब उन सारी चीज़ों के लिए एक निचोड़ लेकर हम इसमें दे दिए हैं। ये जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, इसमें सारे के सारे पूरे चैप्टर का एक निचोड़, जो कि मैंने आपको शुरू में बताए थे, पूरी चैप्टर ही आपकी मुट्ठी में, तो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में आ सकता है। और बिल्कुल मेरे ख्याल से आपकी मुट्ठी में आ चुका होगा। बस
मेहनत इस पर आपकी बरकरार रहे, मेहनत इस पर आपकी हमेशा बनी रहे। तो अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से समरी की तरफ। तो बच्चों अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का समरी। और समरी की सबसे जो खास बात होती है कि इसमें चैप्टर में जो भी हमने इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं, जो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें समरी में लिखना होता है। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को लिख डालें, ये एक समरी की खासियत होनी चाहिए। और मैंने कोशिश किया है, बिल्कुल कोशिश किया है कि कम शब्दों में, कम सेंटेंसेज में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को इसमें दिया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ अ रिमार्केबल एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन। देखिए यहाँ पर चीज़ों को मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और आपको भी ये बहुत पसंद आएगा कि कम सेंटेंसेज में ही ज़्यादा डिटेल्स दिए हुए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता एंड कल्चर, संस्कृति इज़ अ रिमार्केबल एसे, एक उल्लेखनीय, एक विशिष्ट ऐसे है, निबंध है, रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, द फादर ऑफ आवर नेशन, जो हमारे राष्ट्र के फादर हैं, जो हमारे नेशन के फादर हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। ही द वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस अलग बन सकता था अगर हम इसको अलग कोशिश करते। ही वॉज द वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब इसको अलग अलग ना करके यहाँ पर इसको एक में ही जोड़ दिए, ही द वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही ये महात्मा गांधी के लिए आया, ही द वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो सत्य एवं अहिंसा के उपासक थे। ही द वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो जो सत्य एवं अहिंसा के उपासक थे। सेज कहते हैं दैट ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की सारी सभ्यताएं लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस, दुनिया की सारी सभ्यताओं ने अपना अस्तित्व खो दिया। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है, एंड दैट इज हर ग्लोरी। देखिए पहले जो इस पैराग्राफ में क्या क्या बातें कही गई कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, ये एक रिमार्केबल ऐसे हैं, और इसको लिखा किसके द्वारा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी कौन है? तो वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। अब दूसरी लाइन में देखते हैं, दूसरी लाइन में क्या कहा गया है कि वो कहते हैं, वो जो कहते हैं तो ये वो कौन है? वो तो गांधी जी हैं, साथ ही साथ वो सत्य और अहिंसा के उपासक थे। ही द वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सेज दैट, उन्होंने क्या कहा कि दुनिया की सारी जितनी भी महान सभ्यताएं थे, उन सब की सब महान सभ्यताओं ने अपना एग्जिस्टेंस खो दिया। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जीवित है, एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही भारतीय सभ्यता की, इंडियन सिविलाइजेशन की ग्लोरी है, शान है। आगे आइए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ मटेरियलिज्म। महात्मा गांधी के शब्दों में अगर देखें, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता ये मटेरियलिज्म के लेसन देती है, हमें मटेरियलिज्म की सीख देती है। दैट मीन्स कि भौतिकता के सहारे प्रोग्रेस करने की हमें शिक्षा देती है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। वाइल, जबकि एंशिएंट और इंडियन सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन या इंडियन सिविलाइजेशन, देखिए एंशिएंट और इंडियन सिविलाइजेशन दोनों यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ गया है। वाइल एंशिएंट और इंडियन सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन या भारतीय सभ्यता डज दैट ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, ये हमें आध्यात्मिकता के जो मार्ग, अध्यात्म के जो मार्ग हैं, इसके सहारे प्रोग्रेस करने के लिए हमें सीख देती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ मटेरियलिज्म, आधुनिक सभ्यता ये भौतिकता के सहारे प्रोग्रेस करने के लिए हमें सीख देती है, जबकि प्राचीन सभ्यता या भारतीय सभ्यता ये स्पिरिचुअलिज्म के साथ, आध्यात्म के साथ आगे बढ़ने की हमें सीख देते हैं, सलाह देते हैं। ही डिस्वेड्स अस फ्रॉम कॉपिंग वेस्टर्न और मटेरियल सिविलाइजेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स विच ऑलवेज रिमेन इनसेटिएबल। देखिए एक सेंटेंस में बहुत सी बातों को इंक्लूड कर दिया गया है। क्या क्या? ही डिस्वेड्स अस फ्रॉम कॉपिंग वेस्टर्न और मटेरियल सिविलाइजेशन, वेस्टर्न पश्चिमी या मटेरियल सिविलाइजेशन को कॉपी करने से गांधी जी हमें रोक देते। क्यों भाई?
बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि ये ऑफ ह्यूमन वांट्स मानवीय इच्छाओं की अनंत वृद्धि पर आधारित है, इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी पर बेस्ड है, एंड विच ऑलवेज रिमेन इनसेटिएबल, जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, इनसेटिएबल रहता है, जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं इनसेटिएबल। तो मानवीय इच्छाओं को भाई कभी इनसेटिएबल किया ही नहीं जा सकता है, कभी उसको कभी उसको सेटिस्फैक्शन दिया ही नहीं जा सकता है, इस कारण से उसको कहते हैं इनसेटिएबल। तो वे हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाने से, कॉपी करने से रोकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पश्चिमी सभ्यता ये भौतिकता पर आधारित है, जबकि हमारी सभ्यता ये मानवीय इच्छाओं को रोकने पर आधारित है। आगे देखिए, अब यहाँ से इस जगह से जो कुछ भी हमने पढ़ा कि वो हमें मटेरियल सिविलाइजेशन को या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करने से रोकते हैं, क्योंकि ये मानवीय इच्छाओं की अनंत वृद्धि पर आधारित है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होती, जो हमेशा असंतुष्ट रहती है। अब देखिए, इसी के लिए यहाँ पर एक रेफरेंस दिया हुआ है, पैराग्राफ नंबर 5। जब आप इस तरीके से पैराग्राफ नंबर 5 यहाँ पर जो ये लिखा गया है, ये एक रेफरेंस दे दिया, एक संदर्भ दे दिया गया है कि कहाँ से इस बात को हम रिलेट कर रहे हैं। ये चीज़ लिखना बहुत ही शानदार होता है। अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं तो बिल्कुल, अगर कोई इस बात को पढ़ेगा तो लगेगा बंदे में दम है भाई, पढ़ा है ध्यान से। आगे देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 5। The mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. पैराग्राफ नंबर 5, इसमें क्या कहा गया? द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, कि दिमाग एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स, ये जितना ज़्यादा इसको मिलता जाएगा, द मोर इट वांट्स, ये उतना ही ज़्यादा की और चाह रखता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद ये असंतुष्ट ही रहता है, अनसेटिस्फाइड ही रहता है। तो पैराग्राफ नंबर 5, इसमें जो सेंटेंस है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन ह्यूमन वांट्स। ये ह्यूमन वांट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक शानदार सा, एक परफेक्ट एग्जांपल है। आगे देखते हैं, ही फर्दर एक्सप्रेसेस, वो आगे कहते हैं, व्यक्त करते हैं, दैट ही इज़ नो हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता का हेटर नहीं हूँ, मैं उससे, पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। रैदर, बल्कि इफ़ समथिंग इज गुड इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बल्कि अगर पश्चिमी सभ्यता में कोई अच्छाई हो, देख लो ढूंढ के, अगर कोई अच्छाई हो तो वी शुड एडॉप्ट एंड एसिमुलेट इट इन आवर सिविलाइजेशन, तो उसे हमारी सभ्यता में निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए और शामिल कर लेना चाहिए। बट टू कॉपी दैट टोटली विल मीन रून फॉर इंडिया, लेकिन अगर हम उसको पूरी की पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो ये भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। देखिए क्या कह रहे हैं गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं पश्चिमी सभ्यता का हेटर नहीं हूँ, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बल्कि रैदर इफ़ समथिंग इज़ गुड इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, बल्कि अगर पश्चिमी सभ्यता में कोई अच्छाई हो ना, ढूंढ के देख लो, अगर कोई अच्छाई हो तो उसको स्वीकार कर लो, क्या दिक्कत है, शामिल कर लो अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन पूरी की पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता को कॉपी कर लेना, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनली दिस इज एन ऑसम वर्क्स ऑफ गांधी जी which suggests us to cling to the old Indian civilization as a child clings to his mother's breast if we don't want to lose ourselves. Finally, अंततः दिस इज एन ऑसम वर्क्स, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये वर्क नहीं वर्क्स कहेंगे। वर्क्स मतलब होता है अगर राइटर ने, जितने भी राइटर्स ने अगर कोई रचनाएं की हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, उन राइटिंग्स को दर्शाने के लिए हम वर्क्स का भी यूज करते हैं, वर्क नहीं वर्क्स। फाइनली दिस इज एन ऑसम वर्क्स ऑफ गांधी जी, ये वास्तव में एक शानदार सी रचना है गांधी जी की, विच सजेस्ट अस, जो हमें सलाह देती है, टू क्लिंग मतलब चिपकना, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, प्राचीन भारतीय सभ्यता से चिपके रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। कैसा? एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर्स ब्रेस्ट, जैसा एक बच्चा अपनी माँ के सीने से जुड़ा रहता है, वैसे ही हम अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ जुड़े रहें। इफ़ वी डोंट वांट टू लूज आवर सेल्व्स,
यदि हम अपने आप को खो देना नहीं चाहते, यदि हम अपने आप को नष्ट नहीं कर देना चाहते, क्योंकि भाई हमारी प्राचीन सभ्यता आज तक जीवित है, दूसरी जितनी भी सभ्यताएं थी वो सब की सब सभ्यताएं नष्ट हो चुकी है। तो वैसे ही अगर हम नष्ट नहीं होना चाहते हैं, अगर हम खुद को नहीं खो देना चाहते हैं, तो हम अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ वैसे ही जुड़े रहें जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सीने से जुड़ा रहता है। तो ये यहाँ तक आज आपका समरी भी कंप्लीट हो गया और इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आज की बात बस यहीं तक, आगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो निश्चित तौर पर कर लें, क्योंकि आगे अब लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है और पता नहीं आगे अब पढ़ाई ऑफलाइन में हो पाएगी या ना हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि अब दूसरी के बाद तीसरी लहर आने की भी संभावना है। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि यहाँ पर हर एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप इस कोरोना में सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।